हेलो फ्रेंड। जैसा कि हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने स्टार्टिंग की है 2016 से और इसको हम कंटिन्यू करेंगे टिल नाउ। अभी तक जितने पेपर हो गए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज का, हमने 2016 में दो पेपर कंडक्ट हुए थे, तो एक पेपर का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल ये क्वेश्चन है इसके आंसर है, नो। जो रॉन्ग ऑप्शन हैं तीन, उनकी भी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है उसकी भी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। यदि हम 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो वो 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई होके अराउंड 40 टॉपिक और 40 कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। और आपको यदि कहीं कुछ लगता है कि और सुझाव दे सकते हैं कि क्या चेंजेस किया जा सकता है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप लोग जरूर बताएं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 2016 का ही पेपर है उसमें पूछा गया है। और क्वेश्चन है ए ड्रेनेज पैटर्न विच इज नॉट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन। ऐसा कौन सा ड्रेनेज पैटर्न जो स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन से नहीं मेल खाता है, ये पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन चार ऑप्शन है: रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, टेरलिस ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न एंड सुपर इम्पोज ड्रेनेज। तो ड्रेनेज डिसाइड कैसे करते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे हम ड्रेनेज का पैटर्न कैसे डिसाइड करते हैं। तो किसी भी एरिया का स्लोप और उस एरिया का अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, उस एरिया की, उस रीजन की, ये तीन फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा। ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा, क्या क्या डिसाइड करता है? स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एरिया। दो फेमस तरीके हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न एंड सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। ये ब्रॉड पैटर्न है जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो पैटर्न्स को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हम एक एरिया बनाते हैं और उससे आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। ये माउंटेनस एरिया है, यहाँ पर भी ऐसे माउंटेनस एरिया है, बट ये जो एरिया है वैली एरिया, यहाँ पर क्या है? डिप्रेशन है। क्या है? डिप्रेशन है। तो यहाँ की जितनी भी सरिताएं हैं, स्ट्रीम है, जितनी भी रिवर हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, इनका स्लोप किस तरफ है? डाउनवर्ड साइड पे है। अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत हार्ड है। तो ये इरोड भी नहीं होगा कि ये इरोड होके इसको इक्वल कर दे, ऐसे नो, ये ऐसे ही रहेगा। और इरोड भी हो रहा है तो इक्वल इंटेंसिटी में हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जो डायरेक्शन ऑफ ड्रेनेज है वो कैसी है? अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड की तरफ। तो जब रिवर्स अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ एक डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं, कई सारी रिवर एक डायरेक्शन में जाती हैं, तो उसको सेंट्रीप्यूटल कहा जाता है। नेक्स्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में क्या है? इसका सेम अपोजिट। यहाँ पर ऊंचाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें बहुत ऊंचाई मिल रही है, तो यहाँ से कोई भी रिवर का सोर्स है तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, किधर? स्लोप के, जहाँ पर स्लोप डिक्लाइन हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है किसका? सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न का। इसका ही सेम सेंट्रीफ्यूगल का जब हम ड्रेनेज पैटर्न में डिटेलिंग में जाते हैं तो बेस्ट एग्जांपल है डेंड्रेटिक पैटर्न। इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है? अमरकंटक वाला जो रीजन है, अमरकंटक, वहां से सोन रिवर फ्लो करती है।
उसी के एक तरफ से नर्मदा रिवर भी फ्लो करती है। ये एक डेंड्रेटिक पैटर्न का एग्जाम्पल है। और भी टाइप्स को थोड़ा सा हम समझने की मतलब कोशिश करते हैं। एक पैटर्न होता है डेंड्रेटिक पैटर्न, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है। ये क्या करती है? फॉलो द स्लोप ऑफ टेरेन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और यमुना रिवर और गंगा रिवर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये यमुना आ गई, यहाँ गंगा आ गई, यहाँ पर यमुना मिल रही है, यहाँ पर आपका गोमती मिल जाएगी, आपका क्या कहते हैं, गोमती मिल गई, घाघरा मिल जाती हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारी रिवर्स आपस में मिलती चली जाती हैं, और ये जाके कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो ये किसको फॉलो भी कर रहे हैं? स्लोप को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डेंड्रेटिक पैटर्न क्या है? स्लोप को फॉलो करता है और एक मतलब पंजाकार आकार बनाता है, और वो चला नीचे, स्लोप को फॉलो करते नीचे आ जाता है। एक पैटर्न है रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न में क्या होता है कि जो ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है, वो जॉइंटली जो रॉक होते हैं, जॉइंटेड रॉक होते हैं, उनके टेंशंस में फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉक स्ट्रक्चर है, ये एक रॉक स्ट्रक्चर है, ये एक रॉक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी रॉक स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी। तो इनके बीच जो ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट जो क्रैक्स हैं, इनको वो रिवर फ्लो करते हुए ड्रेनेज की तरफ जाती है, मतलब अपने एंड स्टेज पर जाती है। तो इस पैटर्न को रेक्टेंगल पैटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट है टेरलिस पैटर्न। ये उन एरियाज में डेवलप होता है जहां पर अल्टरनेटिव वीक एंड रेसिस्टेंट बेडरॉक देखने को मिलता है। तो टेरलिस पैटर्न में आप देखेंगे कि कहीं पर जो रॉक स्ट्रक्चर है, वीक रॉक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, उसी के साथ साथ आपको हार्ड रॉक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जो वीक है वो इरोड होता रहेगा, और हार्ड जो सोर्स ऑफ वाटर है रिवर का, वहां से एक नया पैटर्न बनता रहेगा। तो रिवर ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरी एट अप्रोक्सीमेटली एक एंड राइट एंगल, और उससे क्या होगा कि जो रिवर है वो राइट एंगल पे एकदम 90 डिग्री जैसे कोण बनाते हैं, वैसे राइट एंगल पे आके अपने मेन रिवर को मिलता चला जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये रिज ऑफ रेसिस्टेंट रॉक है, ये बहुत ऊपर ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं के बिटवीन में आप देखेंगे कहीं कहीं पे वैली कट देखने को मिल रहे हैं, रॉक मिल रहे हैं बीच बीच में, ये इन एरिया में। तो ये कट कट करके इन रिवर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक राइट एंगल 90 डिग्री पे अपनी ट्रिब्यूट जो मेन रिवर है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब हम ये सारे मतलब पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न का, उसके बाद पे जब हम अपने ऑप्शंस पे आएंगे तो हम देखते हैं कि रेडियल पैटर्न भी किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। टेरलिस पैटर्न भी किससे रिलेटेड है? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। डेंड्रेटिक पैटर्न किससे रिलेटेड है? इसमें भी हमने देखा क्या कि स्ट्रक्चर ही फॉलो किया जा रहा है, स्लोप ही फॉलो किया जा रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न, जो इसका राइट आंसर है। जब हम सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ब्रॉडर देखेंगे आप तो। एक है डिस्कॉर्डेंट एंड वन इज कॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट। ठीक है, ये जितने भी पैटर्न्स बन रहे हैं, डेंड्रेटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगल आपका मिल गया, रेडियल मिल गया, पैरेलल मिल गया, ये सब कॉनकॉर्डेंट में मिलेगा। बट डिस्कॉर्डेंट जो ड्रेनेज पैटर्न है, इसके दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक है एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न, एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें आप देखेंगे जो रिवर फ्लो करती है अगेंस्ट द स्लोप, उसको एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न में इंक्लूड किया जाता है।
एंड नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो ये यूजली स्लोप को फॉलो करते हैं, ये यूजली स्लोप को फॉलो नहीं करते हैं। तो स्लोप किससे डिसाइड हो रहा है? स्ट्रक्चर उस एरिया का डिसाइड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसा ही स्लोप भी बनता चला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्रिक में इरोजन साइकिल पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया डब्ल्यू एम डेविस के बाद। तो डब्ल्यू एम डेविस से जो क्रिक में डिसएग्री हुए तो उन्होंने एक सप्लीमेंट्री पेनी प्लेन का टर्म दिया था। किसने? क्रिक में ने। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दिमाग में ये होना चाहिए कि पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? क्रिक में ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? जो सप्लीमेंट्री टर्म्स का प्लेन मतलब पेनी प्लेन जो किसने दिया था? सॉरी, पेनी प्लेन दिया था डब्ल्यू एम डेविस ने। उसी की सेम आधार पर सेम बेसिस पे क्रिकमे ने भी एक टर्म दिया था। तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन हमारा ये है। कई सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में पिछले वीडियो जो 2016 का ही क्वेश्चन है उसमें हमने इरोजन नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन पे पहला क्वेश्चन था उसमें ही इसका डिस्कशन किया था। बट हम अभी भी दोबारा इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि डब्ल्यू एम डेविस ने पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया। पेडी प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो एल सी किंग ने। ये आप लोग नोट करते रहिएगा। एल सी किंग ने पेडी प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया। इची प्लेन और पेनी प्लेन। पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आपके किसने? क्रिक में ने। जो क्रिक में भाई साहब हैं उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया है। जो हमारे मतलब आंसर है क्रिक में। एंड जो नेक्स्ट है इच प्लान, वो किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको कॉन्सेप्ट देने का जो श्रेय जाता है ई जे वायलैंड। ई जे वायलैंड को। ये भी ज्योग्राफर रहे ई जे वायलैंड। तो चार चीजों की हमने बात कर ली। पेडी प्लेन किसने दिया है? इच प्लेन किसने दिया है? पेनी प्लेन किसने दिया? और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया कि पेनी प्लेन किसने दिया है? तो हमारा राइट आंसर है क्या है? पेनी प्लेन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली प्रिजम्प्टिव ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉल्ट लाइन स्क्रैप। क्या प्रिजम्प्टिव किया जाता है फॉल्ट लाइन स्क्रैप के लिए? ठीक है, तो पहला है ऑप्शन सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। सेकंड है फ्रीक्वेंट सीवियर अर्थक्वेक। थर्ड ऑप्शन है एक्चुअल फॉल्ट प्लेन आइडेंटिफाइड अलोंग द स्क्रैप। फोर्थ है पुअर कोरिलेशन बिटवीन रॉक रेसिस्टेंस एंड टोपोग्राफिक फॉर्म। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बनता है। फॉल्ट स्क्रैप, फोल्ट ने ही क्लिप बना दिया। एग्जाम्पल के लिए दो रॉक ब्लॉक है, ये आपस में ऐसे मतलब जॉइंट है, बट कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से एक रॉक ऊपर रह गया और एक रॉक नीचे आ गया। तो ये जो मतलब एरिया बनता है इसको क्लिफ कहा गया। तो ये फॉल्ट हो गया ना। फॉल्ट होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ रॉक का। तो जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो इससे क्लिफ बन जाती है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये क्लिफ बन गई है। ठीक है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। बट सम टाइम क्या होता है कि विदाउट टेक्टोनिक एक्टिविटी के भी एक क्लिफ बन जाती है और एक फॉल्ट जैसा अरेंज हो जाता है जिसको फॉल्ट लाइन स्क्रैप कहा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे होता है भाई।
फॉर एग्जांपल ये हार्ड रॉक है, यहाँ पर एक सॉफ्ट रॉक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो सॉफ्ट रॉक था ये इरोड होता चला गया। तो इसका जो ये बेस है, ये जो रॉक है, ये खत्म हो जाएगा उस एरिया से। तो यहाँ पर एक हार्ड रॉक बचेगा, सॉफ्ट रॉक तो खत्म हो गया, तो इसका जो अपर लेयर है, जो अपर लेयर है वो ऐसा हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर का सॉफ्ट रॉक खत्म हो गया। तो यहाँ से जो क्लिप बनता है, इस इरोजन के बाद जो क्लिप बनता है उसको फॉल्ट लाइन स्क्रैप कहा जाता है। तो इरोजन मेक क्लिफ नॉट बाय फॉल्ट, इसको फॉल्ट लाइन स्क्रैप कहा जाता है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे चलते हैं। तो फॉल्ट लाइन स्क्रैप कैसे बनेगा? सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न, नो, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। फ्रीक्वेंट सीवियर अर्थक्वेक, नो, टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात ही नहीं की गई है। एक्चुअल फॉल्ट प्लान आइडेंटिफाइड अलोंग स्क्रैप, ऐसा भी नहीं है। बट पुअर कोरिलेशन बिटवीन रॉक रेसिस्टेंस एंड टोपोग्राफिक फॉर्म, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक की बात की जा रही है तो रेसिस्टेंस की बात होगी इसमें। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो है कि असर्शन रीजन्स पे बेस्ड है कि डीप केमिकल decay of rock is one of the outstanding feature of humid tropical region। डीप केमिकल डिके हो रहा है किसी रॉक का, तो एक आउटस्टैंडिंग फीचर है कहाँ का? ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। अब दो टर्म है, आप इसमें देख सकते हैं, एक तो डीप केमिकल डिके ऑफ रॉक एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसका रीजन क्या बताया जाता है, इस पे अब हम बात करते हैं। इसका रीजन बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ केमिकल वेदरिंग डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन एबंडेंस ऑफ वाटर एंड हायर एयर टेम्परेचर। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ केमिकल वेदरिंग है किस पे डिपेंड कर रही है? वाटर एंड हायर एयर टेम्परेचर पे, एबंडेंस ऑफ वाटर एंड एयर टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं रीजन के हिसाब से। ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है भाई। ठीक है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन आप देखेंगे जो इक्वेटोरियल वाला एरिया है, यूजली 20 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में देखने को ये रीजन मिलता है। तो ये एरिया सनसाइन भी होता है हरदम, क्योंकि ऑलवेज ह्यूमिडिटी वाला एरिया होता है, बारिश होती रहती है सनसाइन की वजह से, और ओशन इस एरिया में पूरे एबंडेंस इवापोरेशन के लिए मतलब सोर्स बनते हैं। तो जब इस एरिया में बारिश अच्छी हो रही है, रेनफॉल अच्छा होगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, तो केमिकल एक्टिविटी के लिए ये दो तो सोर्स हैं भाई। तो डीप केमिकल डिके किससे होगा? रॉक से तो होगा ही होगा, क्योंकि जो रेनफॉल चाहिए ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में वो तो इसको एबंडेंस में ला है पर्टिकुलरली इस काम के लिए। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ केमिकल वेदरिंग डिपेंड किससे कर रही है? वाटर से करती है, एयर टेम्परेचर से करती है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा उस एरिया का तो एयर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस ये असर्शन इन रीजन एक दूसरे के पूरक हैं क्या? डीप केमिकल डिके ऑफ रॉक इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज, यहाँ पर हम बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज intensity of chemical weathering depend on larger extent on abundance of water and higher air temperature। This is a correct, ये एकदम करेक्ट बात करता है। तो हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इंटेंस केमिकल वेदरिंग हो रहा है, इसका मतलब कि नेचुरली अकर कहाँ पर हो रहा है? ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में। तो यहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा है, वार्म टेम्परेचर ज्यादा है, ये हमने ऑलरेडी बात की। केमिकल वेदरिंग के लिए इम्पोर्टेंटली क्या हो जाता है कि ये क्या करता है केमिकल वेदर? केमिकल वेदर किसी भी रॉक को कन्वर्ट कर देगा क्ले में, ऑक्सीडाइज में, एंड सिंपली डिजॉल्व। जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्युबल्स जो मिनरल्स होंगे उनमें उनको ये चेंज कर देगा केमिकल वेदरिंग। एक जो रॉक है उसके नेचर को, जो
ये हार्ड रॉक है उसको सॉफ्ट रॉक में कन्वर्ट कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज वे में कन्वर्ट कर देगा, उसको डिसॉल्व कर देगा। तो ये काम कौन करता है? केमिकल वेदर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या है? ए है। नेक्स्ट भी असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला असर्शन बोलता है कि द आइसलैंड अलोंग मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज का लास्ट वीडियो में भी हमने बहुत डिटेलिंग में बात की है, रिजेस के बारे में, ट्रेंचेस के बारे में एंड सम इम्पोर्टेंट बे एंड गल्फ जो रिलेटेड है उनके बारे में वहाँ पर हमने बात की है। तो असर्शन बोला जा रहा है कि द आइलैंड अलोंग मिड अटलांटिक रिज हाईली प्रोन किस चीज़ से है? वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है। रीजन के लिए हम क्या लगाएंगे? बिकॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन अटलांटिक ओशन। ठीक है भाई, दो चीज़ें की बात करी जा रही है, एक वोल्केनो की, वोल्केनिक एक्टिविटी की, अर्थक्वेक की। अब समझेंगे हम लोग, एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट किसने दिया? ये आपको पता होना चाहिए, हैरी हेस ने 1960s में इस कॉन्सेप्ट को दिया हैरी हेस ने। ये बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो ये आपको याद होना चाहिए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर कई सारे प्लेट्स हैं जो आपस में जॉइंट हैं ऐसे, इनमें भी मूवमेंट हो रही है, मोशन है इनमें, और ये इधर से उधर मूव कर रही हैं, ये हमें पता है, सिंपल सी नॉलेज है। तो जब ये आपस में टकराएंगी तो एक चीज़, यदि हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है, ये यदि आपस में टकराएंगी तो एक चीज़ सबडक्ट हो जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। तो माउंटेनस का भी फॉर्म हो सकता है, होगा, और ट्रेंचेस का भी फॉर्म होता है इन एरियाज में, देखेंगे आप। बट जब ये दोनों डाइवर्जेंट होंगी एक जगह से दूसरी जगह पे, और अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो स्केप करने की कोशिश करेगा, वोल्केनो जब आएगा यहाँ पर, जब वोल्केनो इधर से निकलने की कोशिश करेगा तो इन प्लेट्स को ढकेलेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जब इन प्लेट को ढकेलेगा तो इन एरियाज में वोल्केनो का जो मैग्मा है वो आ जाएगा पृथ्वी पर। और जब वोल्केनो का मैग्मा पृथ्वी पे आएगा, और ख़ास तौर से जब ये ओशन में आ रहा है, तो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये एक रिज जैसा फॉर्मेशन करेगा। और जब ये वोल्केनो निकलेगा, टेक्टोनिक जो प्लेट्स मूव करेंगी इधर से उधर, इससे क्या होगा कि आसपास के एरिया में दूसरे प्लेटों से भी टकराएगा ये, तो उन एरियाज में क्या फील होगा? अर्थक्वेक फील होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, रिज का फॉर्मेशन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तीनों की हमने बात की। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर है वो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन की। हम इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये हमारा मिड अटलांटिक रीज है, ये उभरा हुआ है, तो यहाँ से ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती हैं, तो इन एरियाज़ में आपको अर्थक्वेक देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो आइलैंड्स होते हैं इन एरियाज़ में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। और ये वोल्केनो के थ्रू क्या हो रहा है कि ऊपर आ रहा है इनका मैग्मा, वोल्केनो के थ्रू वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि मैग्मा ऊपर आएगा, यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाएगा और रिज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कुछ ऑथर्स दिए गए हैं ज्योग्राफी के एंड कुछ उनकी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड। तो फर्स्ट पर्सन है वुलरिज एंड मॉर्गन। तो वुलरिज की जो अब एक अलग बुक है जो इन चारों में नहीं दी गई है, उस बुक का एक नाम है द ज्योग्राफर एज ए साइंटिस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि अभी इन चारों में से एक बुक को पूछा गया तो इन फ्यूचर कभी इस पे भी पूछा जा सकता है। तो वुलरिज की बुक का नाम है द ज्योग्राफर एज ए साइंटिस्ट। अब इन चारों बुकों में से वुलरिज एंड मॉर्गन की बुक कौन सी है? तो स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी को जब हम देखते हैं तो कौन से ऑप्शन में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है
वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि फर्स्ट का सी यहीं पर हमें मिलता है। सेकंड, हमने थॉर्नबरी के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी में, जिसने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन और मास्टर किया है और जो नेट जेआरएफ देने जा रहा है, उसको पता होगा कि द 10 फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी की बुक थॉर्नबरी ने लिखी है। उनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, वो उसमें इन्होंने इन 10 फंडामेंटल कंसेप्ट को लिखा हुआ है। तो आप वहां से आइडिया लगा के थोड़ा सा इसको मैच कर सकते हैं। तो बी को ए से मैच करेंगे, सेकंड को ए से, और यहाँ पर भी हम सेकंड को ए से जब मैच करते हैं और सी ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो हाँ हमें दिखता है कि हाँ हमारा आंसर जो करेक्ट डायरेक्शन में चल रहा है। थर्ड जो जोग्राफर है वॉन रिक्टोफन, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम था सिल्क रोड। उन्होंने कुछ चीजों को स्टैंडर्डाइज किया, जैसे कोरोग्राफी एंड कोरोलॉजी। कोरोग्राफी क्या होता है? डेटा लाइक क्लाइमेट का डेटा, फिजिकल का डेटा, डेमोग्राफी का डेटा, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट में हम ले सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे स्लोप का डेटा, लैंडफॉर्म का डेटा। डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन ग्रोथ का डेटा, डेंसिटी का डेटा। तो इन डेटा का जब कलेक्शन किया गया, उसको कोरोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोग्राफी। बट जब इनके आपस में इंटर रिलेशंस देखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कोरोलॉजी। ठीक है, ये एओलियन हाइपोथेसिस को भी सपोर्ट करते हैं वॉन रिक्टोफन। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है? अब क्वेश्चन ये उठता है, तो इनकी बुक का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो हम थर्ड में बी ऑप्शन ठीक है। स्टीर की बुक है अनस्टेबल अर्थ, डी यहाँ पर भी करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर थर्ड है। स्टीर ने कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी के फाउंडिंग फिगर भी कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग of which one of the following arrangement of Pleistocene ice age correct chronological order? प्लिस्टोसीन एक इपोच जो ड्यूरिंग विच ग्लेशियल पीरियड और इंटरग्लेशियल क्लाइमेटिक साइकिल की अकर्ड पे देखने को मिलता है, और इसमें ग्रेट आइस एज भी कहा जाता है, जिसे गुंज मिंडल इंटरग्लेशियल स्टेज भी कहा जाता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, एक तरह से रटने जैसा है। गुंज मिंडल इंटरग्लेशियर स्टेज कहा जाता है ग्रेट आइस एज को। ये आपको इतना इतना याद रखेंगे तो आप देखेंगे गुंज मिंडल से पहला ऑप्शन ही है एक ऑप्शन जो स्टार्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, गुंज मिंडल रिम एंड वूम। थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नहीं एट्थ जो हमारा क्वेश्चन है, वो असर्शन रीजन बेस है। तो असर्शन कहता है कि डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, रीजन बोलता है तो हम यहाँ पे लगाएंगे बिकॉज, बिकॉज कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। दो चीज बोलता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की हमने ऑलरेडी अभी कुछ क्वेश्चन बाद पहले की कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया हैरी हैस ने 1960s में। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या हो रहा है, जो प्लेट्स हैं हमारी अर्थ के नीचे, वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की तरह मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और अर्थ के अंदर का मैग्मा ऊपर आता है और ये सोलिडिफाई होके एक रिज का फॉर्मेशन करता है। इतना हमें पता है ऑलरेडी। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। अब ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि इन एरियाज में टेक्टोनिक एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगले प्लेट से भी तो ये टकराएगा, और टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्या होता है, इन एरियाज में अर्थक्वेक का भी देखने को मिलता है। ये आपको पता है, टेक्टोनिक प्लेट स्लोली मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है।
बस कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री जो होती है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी माना जाता है उसको, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक लैंड का, एक सरफेस का, ठीक है। बट प्लेट जब मूव करती हैं एक दूसरे से अलग, तो इससे टेंशनल स्ट्रेस हैम्पन होता है। दो तरह का फोर्स है, टेंशनल स्ट्रेस हैपन होता है, और उससे क्या मिलता है हमें देखने को, जब टेंशनल स्ट्रेस हैपन होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, तो वो फॉल्ट नहीं कहलाता, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट नहीं होता, फोल्डिंग होने को देखने को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो असर्शन तो करेक्ट है, हमने ये देख लिया। रीजन इनकरेक्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री पे क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ही, और उन प्लेट जब मूव करेंगे एक अलग डायरेक्शन में अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, तो टेंशनल स्ट्रेस हैपन होगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे, जहां पर दो प्लेट मूव कर रही हैं एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंस्ट्रक्शन प्लेट बाउंड्रीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। तो ये जो है सारी ही मतलब फॉल्ट को ही मतलब टेंशनल स्ट्रेस मतलब डेवलप करेंगे, और ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा, फर्स्ट इज ट्रू, आर इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कुछ मतलब टर्बुलेंस होती हैं, वेव्स देखने को मिलेगा, उनमें ये देखना है कि कौन किससे मैच करता है। एटमॉस्फेयर में कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे टॉर्नेडो है, वेव इन वेस्टर्लीज है, टर्बुलेंस है, वैली एंड माउंटेन विंड्स हैं, तो कौन मैच नहीं करता है। टर्बुलेंस क्या है, पूरे पृथ्वी पे नहीं हो रहा होता है, पूरे देश में नहीं हो रहा होता है, कहीं बहुत छोटे से स्टेट मतलब कुछ एक छोटे से सिटी एरिया में देखने को मिलता है, तो एक माइक्रो स्केल पे हो रहा है, ये हमें पता है। तो चलो भाई हम देखते हैं माइक्रो से रिलेटेड क्या है, एक ही ऑप्शन है माइक्रो स्केल, हाँ तो ये करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही हम मतलब मिलाने की और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है प्लेनेटरी स्केल, वेव इन वेस्टर्ली, वेस्टर्ली हवाएं जब चल रही हैं, ट्रेड विंड जब चल रही हैं, तो उसको हम ऑलरेडी क्या कहते हैं कि प्लेनेटरी वेव्स हैं, प्लेनेटरी वेव्स हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाता है, ये तो हमने पढ़ा ही प्लेनेटरी स्केल पे। टॉर्नेडो क्या है, वो टर्बुलेंस से बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक थोड़े से अलग लेवल पे भी काम करता है, तो भाई वो क्या होगा, वो माइक्रो तो नहीं होगा, वो मैक्रो हो जाएगा, क्योंकि टर्बुलेंस से जो उसकी इंटेंसिटी जो एरिया कवर करता है टॉर्नेडो, वो थोड़ा लार्जर एरिया कवर करता है, तो इसका जो आंसर होगा मेसो स्केल है। बट सिनेप्टिक स्केल वैली पे नहीं देखने को मिलता, जो वैली एंड माउंटेन होते हैं विन, उनमें एक चीज आप देखेंगे, उनको माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज भी कहा जाता है। जब माउंटेन ब्रिज की जब हम बात करते हैं, तो ये फॉलो फ्लो कैसे करता है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, हमने ये माउंटेन देख लिया, माउंटेन ब्रिज फ्लो करेगा कहाँ से, माउंटेन की तरफ से टूवर्ड्स वैली, यहाँ से यदि कोई ब्रिज हवा इधर की तरफ मूव करेगी, उसको माउंटेन ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। सेम इसी के अपोजिट जब हम देखते हैं, कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ से हवाएं वैली से माउंटेन के टॉप की तरफ जाएंगे, इसको वैली ब्रिज कहा जाता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ये आपको पता होगा। तो जो हमारा आंसर है, इनकरेक्ट आंसर है, वो है हमारा क्या है, सिनेप्टिक स्केल, वैली एंड माउंटेन विंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलर जेट स्ट्रीम इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू हमें सर्च करना है पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में। तो पोलर जेट स्ट्रीम रिलेटिवली
आप देखेंगे ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक नैरो करंट के फॉर्म में होते हैं, नैरो होते हैं ये, जब चल रहे होते हैं ऐसे पतले से चल रहे होते हैं बस। इनकी जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड की जो हाइट है वो करीब 6 से 9 माइल्स, इसको जब आप किलोमीटर में करेंगे तो करीब 10 से 15 किलोमीटर के अराउंड आएगा ये, उसके बीच देखने को मिलता है अबव सी लेवल। और ये मतलब सिंपल नहीं कि एकदम स्ट्रेट होता है, मेंडरिंग के फॉर्म में होते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं, बट ये क्या होता है कि बहुत नैरो होते हैं, पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर है, नैरो है, और कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो पोलर जेट स्ट्रीम में कई चीजें हमने डिस्कस कर ली, उसके फीचर्स के बारे में बात कर लिया। ये मिडिल लेटीट्यूड में होता है, इसकी जो अल्टीट्यूड की हाइट है 10 से 15 किलोमीटर है, नैरो होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, मेंडरिंग स्टेज में होता है, और ये ट्रॉपिकल एंड मिड लेटीट्यूड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में इसको माना जाता है। अब इनमें से हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें नॉट टू फाइंड करना है। तो इट मूव नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर, यस, ये नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है ड्यूरिंग समर, एंड साउथवर्ड मूव करता है कब, ड्यूरिंग विंटर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये फीचर्स के साथ साथ ये फीचर भी ऐड करते रहना। इट सप्लाई एनर्जी टू सर्कुलेशन ऑफ सरफेस स्टॉर्म, करेक्ट, ये सरफेस स्टॉर्म को भी सर्कुलेशन करने के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। इट वेलोसिटी इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर, इस पे क्वेश्चन मार्क। इट लोकेशन रफली कोइंसाइड विद द दैट पोलर फ्रंट, करेक्ट। तो इनकरेक्ट आंसर क्या है, वेलोसिटी ग्रेटर कब होती है, विंटर में, ना कि समर में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सुपर कूल्ड वाटर इज वाटर विच इज स्टिल लिक्विड एट ए टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर जो है वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सुपर कूल्ड वाटर जो है वो वाटर होता है कब, जब वो स्टिल लिक्विड एट ए टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री। आप वाटर को प्योर और स्टिल फॉर्म में जब देखेंगे तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही मतलब आराम से नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि जो कूल प्योर वाटर होता है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट फ्रीजिंग नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो वाटर है उसे सुपर कूल्ड कहा जाता है, और इस प्रोसेस को जो कहा जाता है सुपर कूलर, अंडर कूलर भी कहा जाता है। तो सुपर कोल्ड वाटर इज वाटर जो स्टिल लिक्विड हो, टेम्परेचर जब बिलो 0 डिग्री चला जाता है तो भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड जनरली एक्सपीरियंस देन ए लोअर एलिवेशन प्लेस इन एडजॉइनिंग वैली, क्या होगा भाई, इसका आंसर है बोथ ए ग्रेटर डेली टेम्परेचर रेंज एंड लोअर एनुअल मीन टेम्परेचर रेंज। अब इसको हम समझते हैं, एक प्लेस लोकेटेड है हायर लेटीट्यूड, ये एक माउंटेनस एरिया है समझ लीजिए, ये वैली एरिया है, तो इसका ऑल्टीट्यूड हाई है। तो एक प्लेस यहाँ पर है, एक प्लेस यहाँ पर है, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है। जो प्लेस ए लोकेटेड है हायर एल्टीट्यूड पे वो जनरली क्या एक्सपीरियंस करेगा, जो लो एलिवेशन वाला प्लेस एडजॉइनिंग वैली का वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आप देखेंगे कि जो प्लेस लोकेटेड है हायर एल्टीट्यूड पे वो डेली का टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा फील करेगा, और उससे क्या होगा कि उसका जो ग्रेटर डेली टेम्परेचर रेंज और लोअर एनुअल मीन टेम्परेचर उसको फील करने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एलिवेशन इंक्रीज होता जाता है तो लेस एयर एबव मिलती है ऊपर की तरफ, ऊपर
जो एयर है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। और जब ऊपर एयर कम है, प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे 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 वो स्प्रेड होते रहेंगे, और यहाँ की जो एयर है वो एक्सपेंड हो जाएगी। एयर एक्सपेंड हो गई, हाइट पे थे, हाइट की वजह से क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर की वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, और जब मॉलिक्यूल्स दूर हुए तो एयर एक्सपेंड हो गया। अब एयर जब एक्सपेंड हो गया तो और टेम्परेचर डिक्रीज है, तो एक्सपीरियंस क्या होगा, इस एरिया में टेम्परेचर रेंज जो होगा वो ऑटोमेटिकली कम होगा डेली का, और लोअर एनुअल मीन टेम्परेचर देखने को मिलेगा ऑल्टीट्यूड पे, हायर ऑल्टीट्यूड एरिया पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ग्रेटर एंड डेली टेम्परेचर रेंज एंड लोअर एनुअल मीन टेम्परेचर करेक्ट है। आप इसको, यदि कुछ भी नहीं पता होगा ना, तो यदि आपके पास गेस करने के लिए भी आ जाए तो मैं एक हैक बता देता हूँ थोड़ा सा, तो ज़्यादातर 90% केस में काम करता है। जब भी स्टेटमेंट आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों एक सिमिलर नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, बट एक स्टेटमेंट लॉन्ग है। तो जो एग्जामिनर है वो इसको भी तो शॉर्ट बना सकता था भाई, वो इतनी मेहनत क्यों करना चाहेगा। इसको बनाया है ऑड वन आउट हो रहा है ये, तो यही चांस है कि ये ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि वो इतना लिखना नहीं चाहेगा। यदि उन तीनों को छोटा लिखा है तो इसको छोटा लिख के खत्म कर देता, बट उसका एक्सप्लेनेशन ही इतना बड़ा है, वो राइट है, इस वजह से इसको बड़ा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकेन से रिलेटेड। तो हरिकेन कैन नॉट डेवलप अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन, पहला असर्शन कहता है। दूसरा कहता है कोरिलेसिस फोर्स इज एट इट मैक्सिमम ओवर इक्वेटर। ठीक है, हमने कोरिलेसिस फोर्स का लास्ट जो पेपर्स डिस्कशन किए उसमें बहुत डिटेल में बात की है कि कोरिलेसिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। मैक्सिमम देखने को मिलता है कहाँ पर, पोल पे। ये लोअर जीरो देखने को कहाँ मिलता है, इक्वेटर पे। नेक्स्ट इसका फीचर हमने देखा कि अर्थ रोटेशन की वजह से कोरिलेसिस फोर्स का जनरेट होता है। ये कुछ फीचर्स हमने देखे, तब ये नॉलेज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। रीजन कहता है कोरिलेसिस फोर्स इज एट मैक्सिमम ओवर इक्वेटर। ये देखो एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पर मैक्सिमम को मिनिमम भी कर सकता था, लेकिन उसी ने यहाँ पर ट्विस्ट करके जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब परेशान करने की कोशिश की। तो इसका जो ये ऑप्शन होता है वो इनकरेक्ट है। तो जब इनकरेक्ट एक मिल जाए यदि असर्शन रीजन के केस में, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल जाता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट दो ऑप्शन होते हैं इसमें दोनों करेक्ट होते हैं, एक ही दो ऑप्शन होते हैं जिसमें एक इनकरेक्ट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा इसका आंसर। हरिकेन डेवलप क्यों नहीं हो सकता इक्वेटोरियल रीजन पे, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन पे कोरियोलिसिस फोर्स ही जीरो है, जिसकी वजह से जो स्पाइरलिंग बनेगी उस साइक्लोन की वो नहीं मिल पाती है, वो हरिकेन की जो स्पाइरलिंग बनती है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये यहाँ पर डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन क्वांटिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के आसपास आप देखेंगे जो टेम्परेचर ग्रेटर देखने को मिलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम पहले देते हैं। 40 डिग्री से लेके 100% देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं हम। जैसे जैसे एयर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एयर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, एयर कैन होल्ड मोर वाटर। यहाँ पर वाटर बॉडी है, एयर टेम्परेचर होगा तो ये वाटर गैस में फॉर्म हो जाएगा, और जितना एयर टेम्परेचर हाई होगा ये ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर पाएगा। ठीक है,
तो एयर टेम्परेचर इंक्रीज, एयर कैन होल्ड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स और मोर वाटर वेपर, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यदि किसी पर एक एयर की कैपेसिटी है कि वो 100 मतलब वाटर वेपर को मतलब होल्ड कर सकती है, बट जैसे जैसे एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जहाँ ये 40 करती थी अब ये 80 करने लगेगी, तो इसकी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो, अब इसका जो रेशियो है 40 और 100 का, उसमें आप देखेंगे 20 एंड 5 आ रहा है। अब 80 में और 100 में देखेंगे तो 4 एंड 5 आ रहा है। तो ये जो गैप है, जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 100 की है, अभी 40 की है, तो ये अभी 60 और कर सकता है। यहाँ पर ये 80 हो चुका है, ये 20 का ही लेफ्ट है, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब कम हो जाएगी। बट जब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, आप इसको इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। और एबिलिटी ऑफ एयर टू कंटेन मॉइस्चर भी डिक्रीज हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ये जो एयर बहुत सारे एयर वाटर को होल्ड कर रखी थी अब वो नहीं कर पाएगी। तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर अकर कब होगा, जब एयर टेम्परेचर अप्रोच कर ले जाएगा एक ड्यू पॉइंट को, एक ड्यू पॉइंट अप्रोच कर लेगा, अब इसके ऊपर वो वाटर को होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये जो गैसियस वाटर है अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, और जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दिया गया गिवन क्वांटिटी को 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100% टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉम्बिनेशन जब लगाया जाएगा तो हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर मिल रहा था उसको 40 डिग्री टेम्परेचर, वो 100% सैचुरेशन हो जाएगा, तो वो कम, और फिर ये क्या होगा कि रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो ये कितने डिग्री पे कितने परसेंट होता है, 40 डिग्री पे 100% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन चिनूक विंड इज ड्रॉन डाउन द लीवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन। चिनूक रिवर की बात की गई है। चिनूक रिवर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूरोप में, ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन चिनूक रिवर डाउन करता है किस माउंटेन रेंजेस के आसपास, आप देखेंगे इसको, तो माउंटेनस रेंजन जो है, रेंज है जो, वो आप देखेंगे रॉकी माउंटेन के आसपास, रॉकी माउंटेन पे इसको देखने को मिलेगा, रॉकी माउंटेन, नॉट ये यूरोप, सॉरी, ये यूएसए है, यूएसए जो हमारा, हमारा नहीं मतलब यूएसए जो ऐसे शेप में, इसके इन एरियाज में रॉकी माउंटेन देखने को मिलता है, इसको स्नो ईटर भी कहते हैं, ये भी अभी हम बात करेंगे। तो चिनूक रिवर से जब विंड, यहाँ से विंड आएगी और इस माउंटेनस एरिया को क्रॉस करके जब डाउन वैली में जाती है, डाउन करती है फ्रॉम रॉकी माउंटेन से, तो रेनफॉल और जो विंड वर्ड सेक्शन है अल्टीमेटली क्या हो गया है कि वो तो मॉइस्चर को लूज कर चुका है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये वो रॉकी माउंटेन है, इस एरिया से ये विंड कुछ वाटर मॉइस्चर को लेकर जा रही थी, बट जैसे जैसे ये ऊपर गई इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गया, इन एरिया में ये बरसात कर देगी, और इस एरिया से जब ये ऊपर से इधर आएगी तो इसका जो वाटर होल्डिंग था वो अब इसके पास वाटर है ही नहीं, तो ये रेन शेडो भी बनता है यहाँ पर, आप देखेंगे। तो विंडवर्ड साइड पे अल्टीमेटली क्या है कि इसने क्या किया, यहाँ पर वाटर को लूज कर दिया, और इस एरिया पे जो ईस्टर्न साइड से रॉकी माउंटेन्स का, उन एरिया में अब इसके पास वाटर है ही नहीं, तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा एयर और डेंसिटी में, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, और इन एरिया में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और होल्डिंग जो मॉइस्चर है वो इंक्रीज होने लगेगा, तो इससे क्या होगा कि डिक्रीज किस में होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आपको देखने को मिलेगा।
और इसी वजह से सैचुरेशन भी चेंज हो जाता है। पर्टिकुलरली आप देखेंगे सैचुरेशन वेपर इंक्रीज हो जाएगा लीवर्ड साइड पे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हमने बात की थी, जब जो एयर है ज़्यादा होल्ड करके ऊपर ले जाएगा तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। जब यहाँ से डिक्रीज होकर ठंडा होकर नीचे करेगा तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो इसके जो दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये मैच द फॉलोइंग में काम करता है। तो इसमें हमें ह्यूमिडिटी के टाइप्स दिए गए हैं, तो उनको मैच द फॉलोइंग मिलाना है। पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। सिंपल सी बात, एक वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, उसमें टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कितना है, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बताता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ ईयर हैविंग डिफाइनेड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। यदि 40 डिग्री टेम्परेचर पे एयर 100 इसकी कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की, बट इसने 40 कर रखा है, तो इसकी अभी 60 कैपेसिटी और है। तो इन रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ये मास से रिलेटेड है। मास ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब ये उसको ग्राम और किलोग्राम में मतलब मेजर करता है। मास ऑफ वाटर वेपर को जब ग्राम में कंटेन किया जाता है, इन 1 किलोग्राम के रेशियो में देखते हैं जब, तो उसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर टू वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर जब हम देखते हैं तो इसको मिक्सिंग रेशियो भी कहा जाता है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, अब मैच भी करते हैं, हमें आइडिया मिल गया क्या क्या है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर टू द वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। ऑप्शन क्या है हमारा, हमें ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, क्या है, क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। हमने ड्राई एयर की कहाँ पर बात की, मिक्सिंग एयर में। तो फोर्थ का क्या होगा, ए। फोर्थ का ए कहाँ पर है हमारे पास, सेकंड और थर्ड में, तो हम ये दो को डिलीट कर देते हैं। चलो भाई, ये हमें एक मिल गया। सेकंड, मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम कंटेन इन 1 किलोग्राम ऑफ एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर। मास की बात किस में की गई है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। तो भाई सी, थर्ड का बी, थर्ड का बी किस में देखने को मिलता है, दो ही ऑप्शन थे हमारे बचे सेकंड में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, टोटल वेट, टोटल वेट की हमने बात की है, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। रेशियो की बात कहाँ कर रहे हैं हम, वो भी वाटर वेपर की जो एक्चुअल प्रेजेंट कैपेसिटी है, मतलब एक्चुअल जो प्रेजेंट है और उसकी जो डिफाइनेड वॉल्यूम की जो उसकी एक होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी बात किस में हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द सी अटेन इट्स प्रेजेंट लेवल ड्यूरिंग, कब अटेंड करता है, ये सी ने कब अटेंड किया, होलोसीन पीरियड में, ये आपको पता होना चाहिए। तो राइजिंग सी लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियली देखा जाता है कि एक सीरियस इम्पैक्ट है आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज का, राइजिंग सी लेवल। और स्मॉल सी लेवल राइज भी क्या होगा कि एक बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे पृथ्वी पर, हल्का सा भी सी लेवल राइज होता है तो। और ऐसा भी देखा गया कि जो लेट होलोसीन पीरियड था 3000 साल कैलेंडर ईयर एगो, जब हम देखते हैं प्रेजेंट सी लेवल वाज नियरली स्टेबल था, बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सी लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेक्स्ट है द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ, कब देखने को मिलता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में।
इसको थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इन्वर्टेड की जब बात की जा रही है, हमने किसकी बात की? इन्वर्टेड की। ठीक है भाई, इन्वर्टेड पिरामिड की बात की गई है। कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। तो इसका हम थोड़ा-सा एग्जाम्पल भी देखेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, ताकि आपको मतलब समझ में आए कि क्या चीजें चल रही हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है समझने के लिए भी। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इन्वर्टेड कैसे होगा? इन्वर्टेड पिरामिड बनाइए। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, यहाँ पर सेकेंडरी प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूम मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर होंगे, ऐसे देखने को मिलेगा। फ्रेश वाटर में यहाँ पर आपको लाइकेन देखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। फिर ही आपको जब देखेंगे ऐसा, तो पर्टिकुलरली क्या है कि यहाँ पर कुछ लाइकेन मिल रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे मिल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ मतलब बैक्टीरियाज मिलेंगे, कीड़े मिलेंगे, वायरस मिलेंगे। फिर इसके ऊपर यहाँ पर आपको फिश देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बड़ी बड़ी फिश देखने को मिलेगी। तो ये जो इनका नंबर है ना, जब हम इनकी पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं, बायोमास इनका टोटल वेटेज की बात कर रहे हैं, तो इनका जो टोटल बायोमास होगा वो हाई होगा, इसका जो बायोमास होगा वो हाई होगा, इसका जो बायोमास होगा ये इससे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बट लोग कहेंगे भाई नहीं नहीं नहीं, जो बड़ी वाली मछली होती है तो बहुत हजारों किलो की होती है, बट वो 1000 किलो की यदि है तो वो 10 है ना। यहाँ पर ये जो 1 kg का है या 10 kg का है फॉर एग्जाम्पल, तो ये लाखों में है। इस वजह से इसका बायोमास, इसका जो पिरामिड है, इसका जो बेस है वो वाइडर है कंपेयर टू टॉप वाले के। इस वजह से पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड कहाँ देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में ऐसा देखने को हमें मिलता है। तो आप देखेंगे इसको और भी सिंपल एग्जांपल आप लेक इकोसिस्टम से ले सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम से ले सकते हैं, जहाँ पे फाइटोप्लांटन जो है वो नंबर ऑफ जू प्लांटन से कम होते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली आप धीरे धीरे देखेंगे कि लेस नंबर ऑफ स्मॉल हर्बीवोरस फिश देखने को मिलेगा जो उसको खा रहे होते हैं। फिर और भी आप जब कार्निवोरस फिश देखेंगे, बड़े बड़े फिश वो और कम होते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि इन्वर्टेड पिरामिड बनता है कहाँ पर? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, जो बायोमास के बेसिस पे बना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इंडिया कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी? कितना वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी में परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है इंडिया? 8%। कुछ इंपॉर्टेंट और डेटा फैक्ट से हम याद करते हैं। 7 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में। हम देखते हैं जब 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है, मेगा मेगा की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े, और उनमें बहुत ही वाइड रेंज में आप देखेंगे टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, वैसी ही क्लाइमेट के हिसाब से हम इनको डिवीजन करते हैं। ओनली 2.4% अर्थ एरिया है भारत का, इंडिया का, ओनली 2.4%। बट हम कितना 7 से 8% बायोडाइवर्सिटी को रखे हैं अपने पास, अकाउंट करते हैं, जिसमें लाखों से ज्यादा स्पीसीज ऑफ एनिमल देखने को मिलते हैं, 50,000 से ज्यादा प्लांट देखने को मिलता है हमें इंडिया में, और एक्वेटिक प्लांट बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये 7 से 8% इकोसिस्टम हम अकाउंट करते हैं 2.4% अर्थ पे, और करीब 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखने को मिलती है इंडिया में। ठीक है, ये कुछ डेटा फैक्ट्स हैं, और 8% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ सी वाटर
इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ के लिए फेवरेबल वाटर टेम्परेचर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए थोड़ा सा कोरल रीफ के बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट आप बात करेंगे ना तो 18 डिग्री सेल्सियस होता है, बट आंसर में क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है। नियरेस्ट कौन सा 20, तो मैंने 20 आपको बता दिया है। नेक्स्ट, जो रीफ बिल्डिंग कोरल कैन नॉट टॉलरेट वाटर बिलो टेम्परेचर बिलो 18 डिग्री। 18 डिग्री उसको चाहिए ऑप्टिमल ही, और वो टॉलरेट कितना कर सकता है? 40 डिग्री तक, ये आपको पता होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ जो कोरल है उनके लिए क्या चाहिए? सनलाइट, जिससे वो अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, शैलो वाटर में ये रहते हैं, ये आपको पता हो, जो कोरल रीफ है। ताकि क्या है, शैलो वाटर में रहते हैं ताकि क्या है कि सनलाइट अच्छे से पहुंचे और उनका जो मतलब भोजन है वो बन सके। जो कोरल है उन्हें क्लियर वाटर भी चाहिए, मतलब साफ पानी चाहिए। पॉल्यूशन उनको खत्म कर देता है, जैसे हल्का सा भी पॉल्यूशन हुआ खत्म हो जाएगा। और पॉल्यूशन होने का एक नुकसान क्या होता है कि ऊपर की लेयर को वाटर के ओपेक कर लेता है और सन लाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी उन्हें नुकसान होता है। रीफ बिल्डिंग में वार्म टेम्परेचर ही एक सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है कोरल के लिए। तो टेम्परेचर कितना चाहिए? 18 से 40 के बीच में, और एटलीस्ट 20 डिग्री इसलिए हमने लिखा है। सनलाइट कंटिन्यूस चाहिए, सैलो वाटर होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए, पॉल्यूशन वाटर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की? कनाडा की। फर्स्ट पे कनाडा है, सेकंड हमारा है नॉर्वे, थर्ड है इंडोनेशिया, एंड फोर्थ है रसिया, फिफ्थ आप देखेंगे फिलीपींस। फिलीपींस देखने को मिलेगा फिफ्थ। तो ये 5 टॉप कोस्ट लाइन कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट कनाडा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द टर्म माइक्रो टाइडल हैज बीन अडॉप्टेड टू रेफर टू स्प्रिंग टाइडल। स्प्रिंग टाइडल के लिए कौन सा माइक्रो टाइडल बोला जाता है? माइक्रो की बात की जा रही, थोड़ा सा आप अंदाजा लगाएं, इसमें सबसे कम कौन सा है, आप ऐसे गेस करें। 4 करेक्ट आंसर है। टाइडल रेंज जो है वर्टिकली डिफरेंस करता है हाइट का बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव हाइट एंड लो वाटर के बीच का जो टाइडल साइकिल होता है, उसी के बेसिस पे हम टाइड्स की हाइट को बताते हैं कि हाँ भाई टाइडल रेंज क्या है। फॉर एग्जांपल ये टाइड आई, तो ये जो ट्रफ है, ये ट्रफ हमें देखने को मिल रहा है और एक क्रेस्ट देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच जो हाइट है इसको टाइडल रेंज कहा जाता है। तो टाइडल रेंज क्या है, वेरी करता है कब? जब माइक्रो टाइडल आएगा तो इसकी जो रेंज होगी कितनी होगी? कम हो जाएगी। माइक्रो टाइडल मतलब ऐसे आया, हल्की सी रेंज है, तो 2 m से भी कम क्लासिफाइड किया जाता है। मैक्रो टाइडल, मेसो टाइडल, माइक्रो टाइडल। जो 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा, उसको मैक्रो टाइडल कहा जाता है। जो 2-4 m के बीच है, मीटर के बीच है, उनको मेसो टाइडल कहा जाता है। और जो 2 मीटर से भी नीचे हैं उनको माइक्रो टाइडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया आर मेनली फाउंड इन। कहाँ पर देखने को मिलेगा एंडेमिक स्पीसीज? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। उसकी कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिसमें जो एंडेमिक स्पीसीज पाए जा रहे हैं। एशियाटिक लायन एक एग्जाम्पल है, एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा, लायन टेल मकाओ, वेस्टर्न घाट पे देखने को मिलेगा लायन टेल मकाओ। गिर फॉरेस्ट में आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा। नीलगिरी ताहर देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में, मालाबार रेंज पे। तो ऐसे कई सारे जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो
देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट कुछ ऑथर्स हैं, इनकी कुछ बुक्स हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट हैं। तो इसमें हमें डायरेक्ट ही करना है इनसे। बीचेस एंड कॉस्ट से रिलेटेड किसकी बुक थी? सी एम किंग की बुक है बीचेस एंड कॉस्ट। तो भाई ए का डी कहाँ पर आता है? एक ही ऑप्शन है। करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया, बट हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी, रिटर रिटर रिटर, भाई ये है रिटर, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, सेकंड। हु अमंग द बुक ऑथर ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में किन्होंने लिखा है? तो ये आपको पता होगा कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में लिखी गई। 1939 में एक थ्योरी आई थी जिसको कहा गया प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी किसने दी? आप देखेंगे मार्क जेफरसन। तो ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा, जेफरसन ने दी थी, ठीक है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में किसने लिखी? रिचर्ड हार्टशॉन ने। और इसी के अगेंस्ट में शेफर ने अपने लेख लिखे थे, इसलिए हार्टशॉन शेफर डिबेट भी कहा जाता है। रेटजेल इनकी बुक का नाम है, एंथ्रोपोज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है इन्हें। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है इन्हें। लेबनश्रम का कंसेप्ट दिया इन्होंने और स्टेट को बोला एक लिविंग स्टेट की तरह ये करता है वर्क, ऑर्गेनिक लिविंग स्टेट है, डेवलप होगा डेथ होगा। आइसा बॉमेन एंड रुडोल्फ केजलेन, केजलेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जियो पॉलिटिक्स टर्म किसने कॉइन किया एंड किसने इसको पॉपुलराइज किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टर्म किसने कॉइन किया एंड किसने इसको पॉपुलराइज किया। तो जो बैकग्राउंड मीनिंग है द टर्म किसने कॉइन किया था? रुडोल्फ केजलिन ने। कब किया है? 1899 में। तो रुडोल्फ केजलिन जो आज के समय पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। उस समय जियो पॉलिटिक्स में जो कंसेप्ट ही है किसने दिया है? रुडोल्फ केजलिन ने। हम आइजैक बूमेन की बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर रहे हैं, आइजैक बूमेन। और इन्होंने एकेडमिया ज्योग्राफी और इंटरनेशनल जो पब्लिक पॉलिसी है उनके बीच जो ब्रिजेस है उस पे काम किया। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफर रहे हैं आइजैक बूमेन। और इन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस था उसको ड्राफ्ट करने का काम किया था। मेजर इनकी जो लीडरशिप रही है, ये अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर रहे। इनकी कुछ बुक है जो आप याद कर सकते हैं जो पूछी जाती है। द न्यू वर्ल्ड इन्होंने लिखी, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन्होंने बुक लिखी थी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये केवल 25 क्वेश्चन नहीं होते, ये तो आप भी देख रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम। और कोई सजेशन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।